नमस्कार एवं उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, सांसदों ने किया प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने दिया कड़ा संदेश, मेरे कहने पर सांसदों के बेटों का कटा टिकट। यूपी चुनाव में हार पर कांग्रेस का मंथन, प्रियंका गांधी ने बुलाई यूपी के नेताओं की बैठक, हार के कारणों पर होगा विचार विमर्श। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन आज से 36 सीटों पर चुने जाएंगे। एमएलसी बाहुबली ब्रजेश सिंह फिर अब आजमाएंगे अपनी किस्मत। महराजगंज के श्याम देवरवा में पुलिस और एसओजी की कार्रवाई, 2 तस्करों से 20 किलो 500 ग्राम चरस की बरामद, करोड़ों रुपया की जा रही है जब्त चरस की कीमत। यूपी के बाराबंकी में दर्दनाक हादसा, मशीन में फंसने से एक युवक की मौत। बदोसराय में कलीपुरवा गांव में हुई घटना। चलिए अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के अंबेडकर भवन में 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां देश को खोखला कर रही है। लोग बीजेपी के विचारों पर इसलिए मुहर लगाते हैं क्योंकि हम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे के लिए लखनऊ से टिकट की मांग कर रही थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। और इसी बीच सांसदों और बीजेपी नेताओं को कहा, कड़ा संदेश देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि पार्टी में पारिवारिक राजनीति की इजाजत नहीं दी जाएगी, अन्य पार्टियों में वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ा जाएगा। इसके लिए पहले अपने पार्टी में वंशवाद से लड़ना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी नेता, सांसद या उसके परिवार में किसी की उम्मीदवारी खारिज हुई है तो ये उनकी जिम्मेदारी है। इस बैठक में उत्तराखंड और मणिपुर के मुख्यमंत्री के नामों पर भी चर्चा हुई। तो वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार पर मंथन करने के लिए पार्टी की यूपी प्रभारी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें उन कारणों पर विचार विमर्श किया जाएगा जिसकी वजह से मेहनत करने के बाद भी पार्टी की इतनी बुरी हार हुई है। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने इस चुनावी समर के दौरान सबसे अधिक रैलियां और रोड शो किए थे। बावजूद इसके यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नंबर लगा रहा। आपको बता दें कि कांग्रेस को इस चुनाव में महज 2 ही सीट मिली है। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी अनिकेत तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिकेत, देखिए कांग्रेस की ओर से अपनी खोई हुई जमीन इस चुनाव में तलाशने की कोशिश तो पुरजोर की गई, लेकिन मात्र 2 सीटें लेकर ही संतुष्ट कहीं ना कहीं होना पड़ा। और क्या कारण रहे प्रियंका गांधी के इतने एक्टिवनेस के बाद में भी इतनी करारी हार की, उस पर मंथन के लिए एक मीटिंग की गई, क्या अपडेट फिलहाल आपके पास? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहिए कि कांग्रेस और का प्रदर्शन, हालांकि प्रियंका गांधी ने पता कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बड़ी जमीन दी जाए, लेकिन राजनीतिक जमीन की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लंबे समय से उत्तर प्रदेश में सियासत में जमीन थी वो खो चुकी थी। हालांकि प्रियंका गांधी ने महिलाओं को तरजीह दी और महिलाओं को लगातार ये बात की उत्तर प्रदेश में अगर पार्टी को सरकार अगर आएगा तो कांग्रेस पार्टी होगी, महिलाओं को। हालांकि महिलाओं का समर्थन लेने का प्रियंका गांधी ने की थी, वो अब चुनावी में आने के बाद में ये बात के साथ हुई। जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था कि लड़ सकती हूँ, उसका बहुत प्रभाव और बहुत संवाद इस पार्टी महिलाओं को नहीं होता। कि पिछले 7 सीटों कांग्रेस पार्टी थी, जिन पर 2 सीटों पर यकीनन तौर पर मंथन जरूर होगा, इस पर विचार किया जाएगा।
जो पार्टी की जो अन्य तमाम कार्यकर्ता है, आखिर उन्होंने 5 साल तक क्या किया, वो संवाद स्थापित करना है, क्यों जनता से बात नहीं स्थापित होता, तो तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर चर्चा पहलू को लेकर जरूर स्थापित किया जाएगा और आगामी जो चुनाव है उनको लेकर निर्णायक नीति तैयार की जाएगी। लेकिन यकीनन तौर पर जो प्रदर्शन को बहुत निराशाजनक है, उसको लेकर एक बड़ा मंथन खत्म करने का जटी। बिल्कुल, चलिए निकेत, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा परिषद चुनाव के लिए सियासी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल में उच्च सदन के लिए 36 सदस्यों के चुनाव के नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा और इसका परिणाम 12 अप्रैल को आएगा। 36 सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए नामांकन 2 चरणों में होंगे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अभी भी संख्या बल के मामले में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से आगे है। प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही भारतीय जनता पार्टी इस संख्या बल को पीछे छोड़ने के प्रयास में है। 30 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया 19 मार्च तक चलेगी, जबकि 6 अन्य सीटों के लिए आज से शुरू होकर नामांकन 22 तक दाखिल होंगे। प्रदेश में 29 निर्वाचन क्षेत्रों की 30 सीटों के लिए अधिसूचना 4 फरवरी को जारी हो चुकी है। इसी के साथ नामांकन पत्र भी भरने शुरू हो गए थे, लेकिन बाद में 7 फरवरी को इन चुनावों को स्थगित कर दिया था। इधर वाराणसी में एमएलसी चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि वाराणसी एमएलसी सीट के लिए चंदौली और भदोही जिले में मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें 4,949 मतदाता इस चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यूपी में भाजपा की प्रचंड जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ को दिया जा रहा है और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि इस बार की जीत हमारे तपस्वी कार्यकर्ताओं के बल पर ऐतिहासिक हुई है। जनता जनार्दन और योगी और मोदी की नीतियों को अपना आशीर्वाद उन्होंने दिया है। तो वहीं भाजपा के कोषाध्यक्ष पुष्पदत्त जैन ने कहा कि जो जैसी भाषा बोलता है उसको वैसा ही सम्मान मिलता है। जो राम को लाए थे उनको जनता ने वैसा ही सम्मान दिया है। ऐसे में दोनों नेताओं ने यूपी की जनता का आभार भी जाहिर किया। मोदी जी और योगी जी के कार्यों के आधार पर अपना आशीर्वाद दिया है और उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक मतों के से भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आई है। इस जीत का श्रेय जहां भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेकर के ऊपर तक के तपस्वी कार्यकर्ताओं को जाता है, वहीं पर हमारी केंद्र में मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार ने शानदार काम किया है, उस कार्य के आधार पर आम जनता ने मोदी जी और योगी जी को अपना आशीर्वाद दिया है। इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक प्रचंड जीत मिली है। उत्तर प्रदेश में बहुमत से भारी विजय हुई है। इसका सारा श्रेय जो है हमारे शीर्ष नेताओं को भी जाता है, क्योंकि योगी जी मोदी जी की जो जोड़ी है, यह पिछले 2017 से योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में काम किया और मोदी जी ने उनका पूरा भरपूर सहयोग किया। आज उन्होंने जितना विकास जो है उत्तर प्रदेश में किया है और ख़ास तौर से कोरोना काल में भी बहुत मदद किया उन्होंने, यह अपने आप में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके साथ साथ लोगों को, जो गरीबों में उन्होंने जो काम किया, तमाम फ्री मकान दिए, 2.5 लाख लेकर के बहुत से मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्होंने बनवाया। तो वहीं यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी रामनगरी अयोध्या के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले रामलला के दर्शन किए, तो वहीं परिसर में बन रहे राम मंदिर के निर्माणाधीन स्थल का भी निरीक्षण किया। इसी के साथ राम जन्मभूमि को जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए बन रहे नए मार्ग का भी निरीक्षण किया। तो वहीं इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अन्य पदाधिकारियों के साथ राम मंदिर निर्माण को लेकर समीक्षा बैठक भी की। इस मौके पर अवनीश अवस्थी ने कहा कि विकास कार्यों को तेजी से किया जा रहा है और मंदिर परिसर के बाहर एक कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा सड़क के चौड़ीकरण का कार्य भी बहुत जल्द शुरू होगा। तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। धर्मार्थ कार्य विभाग की ओर से सुग्रीव किला मार्ग जो है अब तेजी से काम होगा। जो 6 पार्किंग है उसमें 2 में काम शुरू हो गए हैं, जैसा अभी आपने पीछे देखा। 1 में काम आज ही शुरू हो रहा है और 2 जो है प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पर अभी इसी महीने काम शुरू हो जाएगा।
एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें अभी थोड़ा समय लगने की संभावना है। बाकी जो यहाँ बड़ी बड़ी सड़कें हैं उनको प्रॉपर एक मॉडर्न लुक देकर प्रॉपर ड्रेनेज और प्रॉपर केबलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए ये प्रोजेक्ट्स भी जल्दी सैंक्शन हो जाएंगे। और साथ ही साथ गृह विभाग के भी बड़े काम, बैरक्स, मल्टी स्टोरेज जो है बिल्डिंग्स जो है बनाई जा रही है। तो वहीं यूपी के महाराजगंज में शाम देवरुवा पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान दोनों आरोपियों से 20 किलो 500 ग्राम चरस भी बरामद की गई। इस चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए की आंकी जा रही है। फिलहाल आरोपी निपनिया थाना क्षेत्र के कोठीभार के निवासी बताए जा रहे हैं। दोनों से पूछताछ जारी है। खबर अब यूपी के जालौन से, जहां उरई कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने बीते दिनों इंडियन बैंक और मोबाइल की दुकान से चोरी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं आरोपियों से पुलिस ने बैंक से चुराई गई दुनाली बंदूक सहित एक अन्य चोरी का माल भी बरामद किया। इस मामले पर खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि 10 मार्च को बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने गहन जांच पड़ताल कर इन आरोपियों को दर दबोचा। उत्तर प्रदेश के बस्ती में विधानसभा चुनाव की मतगणना से पहले सपा कार्यकर्ताओं की ओर से सरकारी वाहनों की चेकिंग किए जाने को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है और इस दौरान लगभग 250 सपा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किए गए, जिसके बाद जिले के सभी 4 नवनिर्वाचित सपा विधायकों ने डीएम और एसपी से मुलाकात की। इस दौरान सपा विधायकों ने बीजेपी के आलाकमान के इशारे पर कार्रवाई करने के आरोप लगाए। साथ ही सपा कार्यकर्ताओं के घर जाकर महिलाओं के साथ अभद्रता करने के आरोप भी लगाए। देखिए वहां गाड़ी किसी की नहीं रोकी गई थी। सबसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया जा रहा था कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि 100 मीटर की दूरी पे जहां स्ट्रांग रूम है 100 मीटर की परिधि में कोई गाड़ी लेके नहीं जाएगा। और जिस तरीके की बनारस की घटनाएं हुई, बरेली की घटनाएं हुई, तो इन लोगों से अनुरोध किया जा रहा था विनम्रता पूर्वक हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा कि आप लोग परिधि से 100 मीटर की परिधि से दूर गाड़ी रखिए और अगर अंदर ले जाना है तो अपने किसी पुलिस के अधिकारी द्वारा गाड़ी खोल करके दिखा दीजिए, जिससे लोगों को संतुष्टि हो जाए कि हाँ इसमें कोई गड़बड़ी नहीं करती। ये 9 तारीख को मतगणना स्थल पर जो भी सरकारी गाड़ियां जा रही थी, जिसमें संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर थे और जो अन्य उच्चाधिकारी थे, उनकी गाड़ियां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अनैतिक रूप से चेक की जा रही थी, जिसके संबंध में थाना पुरानी बस्ती पर 7 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जो संबंधित अधिकारियों के साथ में जो भी व्यक्ति कर्मचारी थे उनके द्वारा लिखाए गए हैं। इन अलग अलग मुकदमों में लगभग एक ही बात लिखी है और इनमें 7 CLA एक्ट और 307 की धारा लगी हुई है। सरकारी कार्य में बाधा डालने की धारा लगी हुई है। इनमें कुछ व्यक्ति ज्ञात, करीब 6-7 ज्ञात और करीब 100 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो खबर यूपी के बाराबंकी से, जहां चारा मशीन में फंसकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बदोसराय के कलीपुरवा गांव में चलती हुई चारा मशीन का ढक्कन लगाते समय ये दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार हादसे का शिकार हुए प्रदीप की शादी 1 वर्ष पहले ही हुई है। फिलहाल मामले में जांच जारी है। खबर अब गोंडा जिले से, जहां नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में कार्यरत वरिष्ठ लिपिक का घूस लेते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मकान निर्माण और नक्शा पास कराने के नाम पर नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय में तैनात बाबू घूस ले रहा था। इससे पहले भी घूस मांगने का ऑडियो वायरल हुआ था। हालांकि एवन टीवी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। यूपी के कानपुर देहात में मामूली सी कहासुनी के बाद 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे बरसे। इस दौरान पारिवारिक विवाद बढ़ने से दोनों पक्षों में झगड़ा उग्र हो गया। तो वहीं इस झगड़े में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए। इसी बीच इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो वहीं इस मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया। दरअसल ये पूरा मामला रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र के निराला नगर मोहल्ले का बताया जा रहा है।
तो वहीं यूपी के कौशाम्बी में होली के पर्व से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम एक्शन मोड पर है और इसी के चलते खाद्य सुरक्षा टीम ने मिलावटखोरों के खिलाफ छापेमारी शुरू कर दी है। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी नीरज पांडे के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम ने सिराथू तहसील क्षेत्र के कई दुकानों में छापेमारी की, तो वहीं मिठाई और किराने की दुकानों के सैंपल लिए। तो वहीं छापेमारी के चलते दुकानदारों में अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। यूपी के बुलंदशहर में गौकशी कर रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश की पुलिस मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग भी कर दी, तो वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में 25,000 रुपए का इनामी बदमाश चांद गोली लगने से जख्मी हो गया, जिसके बाद पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। तो वही मौका देकर अन्य बदमाश वहां से फरार हो गए। इस दौरान पुलिस ने आरोपी से एक तमंचा, कारतूस समेत अन्य उपकरण भी बरामद किए, जबकि अन्य बदमाशों की तलाश जारी है। इस क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात गो तस्कर चांद पुत्र नूर इलाही पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है क्रॉस फायरिंग में, और इसके कब्जे से इस घटना में प्रयुक्त असलहे बरामद हुए हैं तथा गोकशी के उपकरण बरामद हुए हैं और एक जीवित बछिया भी बरामद हुई है, जिसकी गोकशी के इरादे से इसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसको कहीं से ले आया था। उल्लेखनीय यह है कि ये टॉप 10 का अपराधी है। इसके विरुद्ध 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि पूर्व से घोषित थी तथा वर्ष 2020 से लगातार वांछित चल रहा था। इसके विरुद्ध कुल 15 से अधिक मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं, जिनमें 2018 में इसके विरुद्ध NSA की भी कार्रवाई की गई थी। बहुत ही कुख्यात किस्म का गोकशी करने वाला अपराधी है और अपने साथियों के साथ था। इसके अन्य साथी रात में अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहे हैं, जिनके बारे में जानकारी और गिरफ्तारी का प्रयास अलग से किया जा रहा है। तो वहीं यूपी के रायबरेली जिला अस्पताल के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद अस्पताल में भगदड़ मच गई। तो वहीं इस मामले की सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर नियंत्रण किया। गनीमत हालांकि ये रही कि आग में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने की वजह का पता लगाया जा रहा है। मैं मुकेश कुमार गिरी, FSSO रायबरेली। हम लोग को फायर स्टेशन से यूनिट से पता चला कि यहाँ पे आपातकालीन इमरजेंसी हॉस्पिटल में आग लगी है। हम लोग तुरंत सूचना पाते ही तुरंत यहाँ पे आए, जैसे तैसे पहुँचे। फिर पहुँचने के बाद यहाँ पर देखे बहुत भीषण आग लगी थी, जिस पर हम राही के साथ आग पे काबू पाया गया। अब आग तो बड़ी संख्या में मरीज भर्ती थे, लेकिन हम लोग उसको देखते हुए सही तरीके से अपने सूझबूझ के साथ आग को पर काबू पाया है। अब आग को पूरी तरह बुझा लिया गया है। यहाँ पे अब कोई दिक्कत आग की दिख नहीं रही, न किसी प्रकार की जनहानि हुई है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV।